हेलो बच्चों, चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बीएससी 6 सेमेस्टर जूलॉजी पेपर सेकंड का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन पेपर है एमएसयू यानी मां सुकुम्बरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर 2026 का। जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन पेपर दिया है अपनी आंसर की चेक कर लो और ये चेक कर लो कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं और कितने क्वेश्चन आपने गलत किए हैं। जिन बच्चों का अब तक एग्ज़ाम पेपर नहीं हुआ है उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो इस क्वेश्चन पेपर से आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे। पेपर सेकंड का नाम है इकोलॉजी, एथोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ। टोटल 75 क्वेश्चन है और सब के सब आपको करने हैं। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बिना निर्देश पढ़े। क्वेश्चन फर्स्ट है, कौन सा कथन पारिस्थितिक निश को स्पष्ट करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने बता दिया था कि जो ये नीस है इससे एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम पेपर में रखा हुआ मिलता। विच स्टेटमेंट वेस्ट एक्सप्लेन्स इकोलॉजिकल नीच। बी पे आप टिक लगा दो, प्रजाति की कार्यात्मक भूमिका। जिन बच्चों को इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ लो और जिनको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। कौन सा कारक जीवों की उपापचय क्रियाओं को सीधे प्रभावित करता है। चारों ऑप्शन पढ़ो। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन पढ़ते पढ़ते राइट ऑप्शन अपने माइंड में आ जाता है। ठीक है, बी पे आप टिक लगा दो, टेम्परेचर, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी स्थिति जैविक और अजैविक घटकों की अंतःक्रिया को दर्शाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूर्य प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण। देखो बिल्कुल सही टिक लगे हुए हैं तीनों पे। जिनका पेपर है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पेपर करा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कौन सा कथन पारिस्थितिक सहनशीलता को स्पष्ट करता है। एक ऐसा कथन है जो पारिस्थितिक सहनशीलता को क्या करता है, ये स्पष्ट करता है, यानी कि विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन इकोलॉजिकल टॉलरेंस। तो बी पे आप टिक लगा दो, जीव एक सीमा में जीवित रहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीव एक सीमा में जीवित रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्न में कौन अजैविक कारक द्वारा वितरण को प्रभावित करने का उदाहरण है। निम्न में कौन अजैविक कारक द्वारा वितरण को प्रभावित करने का उदाहरण है। नोट कारण है, उदाहरण है यार। बी पे टिक लगाओ, कम वर्षा से पौधों की वृद्धि सीमित होना, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कौन सा कथन पारिस्थितिकी की अंतर विषय प्रकृति को दर्शाता है। अरे कहाँ से उठाया ये क्वेश्चन। एमएसयू का पेपर सबसे डिफरेंट आता है, सबसे अलग आता है। पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं। विच स्टेटमेंट वेस्ट एक्सप्लेन्स इंटरडिस्क्रिप्लिनरी नेचर ऑफ इकोलॉजी। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है 6 का केवल जीवों के अध्ययन का प्रयोग क्या लग रहा है, पर्यावरण को अनदेखा करना, केवल वर्गीकरण या विभिन्न प्रकार के विज्ञान को जोड़ता। 20 डी पे टिक लगा दो, डी नंबर इज द राइट ऑप्शन, विभिन्न प्रकार के विज्ञान को जोड़ता। अब लगाना कहाँ से इसका ऑप्शन पूछा गया है यार। निम्नलिखित में कौन जीव मंडल को सही स्पष्ट करता है। बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ए पे टिक लगा दो, ग्लोबल इकोलॉजिकल सिस्टम, यानी कि वैश्विक पारिस्थितिक तंत्र। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। कौन सा कथन जनसंख्या घनत्व को स्पष्ट करता है। कौन सा कथन जनसंख्या घनत्व को स्पष्ट करता है। विच स्टेटमेंट वेस्ट एक्सप्लेन्स पॉपुलेशन डेंसिटी। तो कौन सा कथन जनसंख्या घनत्व को स्पष्ट करता है। तो बी पे टिक लगा दो, प्रति यूनिट क्षेत्र के अनुसार संख्या। कहाँ से उठाते हैं यार ये क्वेश्चन, कहाँ से लाए क्वेश्चन। चलिए प्लास्टिक कचरे को एक प्रमुख, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कचरे से कई सवाल आए हैं। प्लास्टिक कचरे को एक प्रमुख पर्यावरणीय खतरा माना जाता है। एक प्रमुख पर्यावरणीय खतरा माना जाता है। बी पे टिक लगा दो, इसकी गैर बायोडिग्रेडेबिलिटी और पारिस्थितिकी तंत्र में संचय, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन चक्र का हिस्सा नहीं है। प्रकाश संश्लेषण कार्बन चक्र का हिस्सा है, श्वसन कार्बन चक्र का हिस्सा है, दहन भी कार्बन चक्र का हिस्सा है। वट जो ये तुम देख रहे हो ना नाइट्रोजनफिकेशन, ये कार्बन साइकिल का कोई हिस्सा नहीं है, है ना। तो नाइट्रोजनफिकेशन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देती है। कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देती है। श्वसन, दहन, प्रकाश संश्लेषण, जीवाश्म ईंधन जलाना। देखो 3 जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाते हैं। देखो श्वसन भी, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। किसी भी चीज़ को जलाओगे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगी। जीवाश्म ईंधन जलाओगे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगी।
बचा क्या सी, ये फोटोसिंथेसिस जो होता है यही राइट ऑप्शन है, यही ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पारी स्थिति की सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? अर्नेस्ट हेकल इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो ग्रेगर मेंडल पे मार काम है, ठीक समझ गए। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये क्वेश्चन पढ़ाया था, बहुत सिंपल सा। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए पे टिक लगा दो। 1984, 2 और 3 दिसंबर की रात को हुई थी ये 1984 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है? तो जो ये तुम देख रहे हो ना, रन ऑफ कुछ, ठीक है, सेनेक्टरी यानी कि बी पे टिक लगा दो। कच्छ का रण अभयारण्य इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ऐसा लग रहा है जैसे कंपटीशन का क्वेश्चन पूछ लिया। ए पे टिक लगा दो 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी में शामिल गैस थी, वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन तो सर्वहारी हैं जो हर यूनिवर्सिटी के एग्जाम पेपर में रखे हुए होते हैं। चरनोबिल आपदा हो गई, ये क्वेश्चन हो गई, ये आते हैं हर साल। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। कौन सा कथन पारिस्थितिक उत्तराधिकार को स्पष्ट करता है? कौन सा कथन पारिस्थितिक उत्तराधिकार को स्पष्ट करता है? तो प्रजातियों में क्रमिक परिवर्तन, ए पे टिक लगा दूं, बताओ लगा दूं? हाँ लगा दो, ए नंबर इज अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। प्राथमिक उत्तराधिकार उन क्षेत्रों में होता है जहां मृदा पहले से होती है, पहले जीवन था, पहले कोई जीवन नहीं था, केवल जानवर होते हैं, केवल जानवर होते हैं। तो मृदा पहले से होती है, 18वें का सी पे आप टिक लगाओ। पहले कोई जीवन नहीं था, वहाँ पर क्या होता है? प्राथमिक उत्तराधिकार होता है, ठीक है, पहले कोई जीवन नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द्वितीयक उत्तराधिकार होता है, द्वितीयक उत्तराधिकार होता है मौजूदा परितंत्र में व्यवधान, ये द्वितीयक उत्तराधिकार होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा चरम समुदाय को स्पष्ट करता है? चरम समुदाय को, कौन चरम समुदाय को स्पर्श करता है? तो स्टेबल एंड फाइनल स्टेज, टेम्परेरी स्टेज, इनिशियल स्टेज या फिर रैंडम स्टेज, कौन सा चरम समुदाय को स्पर्श करता है? चरम समुदाय कौन सा हो सकता है? तो ऑप्शन पढ़ो जरा चारों। तो यार ए नंबर ही राइट लग रहा है मुझे, स्टेबल एंड फाइनल स्टेज इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कौन सी अंतःक्रिया दोनों प्रजातियों को लाभ देती है? परजीविता, पारस्परिकता, परभक्षण, प्रतिस्पर्धा। तो राइट ऑप्शन सी पे टिक लगा दो। पारस्परिकता जो होती है ना, ये दोनों जीवों को लाभ देती है। 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सहभोजिता का उदाहरण है? डी पे आप टिक लगाओ। एक लाभान्वित, दूसरा अप्रभावित, है वो होती है सहभोजिता, एक को लाभ होता है, दूसरा अप्रभावित रहता है, हमेशा ध्यान देना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 23। कौन सी अवधारणा बताती है कि हम हैं, अब हम हैं तो फिर हम हैं, कौन सी अवधारणा बताती है कि दो प्रजातियां एक ही निश में नहीं रह सकती? अनुकूलन, उत्तराधिकार, प्रतिस्पर्धात्मक बहिष्करण या उत्परिवर्तन। तो एडेप्टेशन लगा दूं टिक है भाई। 23 का एडेप्टेशन, अनुकूलन नहीं है ना, सी पे टिक लगाओ, यही राइट ऑप्शन है। कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, ठीक है, सी नंबर इज अ राइट ऑप्शन। 23 का सी नंबर इज अ राइट ऑप्शन। चलिए 24 देख लेते हैं। कौन सा कारक पारितंत्र की स्थिरता बढ़ाता है? कौन सा कारक पारितंत्र की स्थिरता बढ़ाता है? डी पे टिक लगाओ। उच्च जैव विविधता, आया हुआ क्वेश्चन है, कई यूनिवर्सिटी के एग्जाम पेपर में ये पूछा गया है। कौन सा कारक पारितंत्र की स्थिरता बढ़ाता है? उच्च जैव विविधता, ठीक है। देखो जिनका ये पेपर है ना, उन्होंने बहुत सटीक ऑप्शन लगाए हुए हैं, लगभग सभी ऑप्शन सही लगाए हुए हैं। 25 देख लेते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में किस क्षेत्र में किसी भी मानवीय गतिविधियों की सख्ती से अनुमति नहीं है? बायोस्फीयर रिजर्व में किस क्षेत्र में किसी भी मानवीय गतिविधियों की सख्ती से अनुमति नहीं है? तो उसका मैं राइट ऑप्शन बोलूँगा, कोर जोन इज़ अ राइट ऑप्शन, यही है राइट ऑप्शन इसका, कोर जोन। चलिए 26 देख लेते हैं। देखते हैं आज कौन कौन बिल्कुल सही इसका राइट ऑप्शन लगा कर आया। घटती जनसंख्या में निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या देखी जा सकती है? देखी जा सकती है, और ये बी पे टिक लगा दो, कलश के आकार का, ठीक है।
27 जरा क्वेश्चन पढ़ो। विच ऑफ द फ्लोइंग डिफाइंस द सेपरेशन ऑफ टू डिफरेंट कम्युनिटीज़। तो एज इफेक्ट, इकेड, रेसिस्टेंस या इकोटोन। धारा प्रभाव, एकिडे, प्रतिरोध या इकोटोन। तो क्या लग रहा है 27 का राइट ऑप्शन किस पे लगाएं? इकोटोन इज अ राइट ऑप्शन हो सकता है? अरे हो सकता नहीं है, यही है, डी पे आप टिक लगा दो, इकोटोन। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। आदत से मजबूर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। आदत को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, बार बार संपर्क में आने के बाद उत्तेजना की प्रतिक्रिया में कमी। हाँ, ए नंबर इज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन लुप्तप्राय प्रजाति का उदाहरण है? अफ्रीकी हाथी, वर्ल्ड ईगल, विशाल पांडा, हाउस माउस। तो निम्नलिखित में से कौन लुप्तप्राय प्रजाति का उदाहरण है? तो वो जो ये तुम देख रहे हो ना, विशाल पांडा, यही राइट ऑप्शन है इसका। 30 क्वेश्चन पढ़ो जरा एक बार। निम्नलिखित में से किसे पारिस्थितिकी तंत्र में मुख्य प्रजाति माना जाता है? पेरी कुत्ता, टिड्ढा, पेड़ का मेंढक, शेर। अरे पेड़ का मेंढक देखा आप लोगों ने? सी पे टिक लगाओ, पेरी कुत्ता इज अ राइट ऑप्शन। किसे पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख प्रजाति माना जाता है? पेरी कुत्ता। कितना बढ़िया नाम है। 31। हाँ, अब क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी सी बढ़ा दी इन्होंने। ये पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसका क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ये स्पष्ट करता है कि विभिन्न पर्यावरणों में जीवों के वितरण को समझने के लिए पारिस्थितिकी क्यों महत्वपूर्ण है? ये केवल वर्गीकरण का अध्ययन करती है, यह जीवों और पर्यावरण के बीच क्रियाओं को स्पष्ट करती है। समझ गए होगे, इसका राइट ऑप्शन बी पे टिक लगा दो, बेझिझक। तो मैंने बताया कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनका ऑप्शन पढ़ते पढ़ते राइट ऑप्शन आपके माइंड में आ जाएगा कि यार ये सही है। 32 देखते हैं, कौन सा कथन ऑटो इकोलॉजी और सिनेकोलॉजी में अंतर को सही दर्शाता है? ठीक है, तो 32 का राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगाओ। ऑटो इकोलॉजी या ऑटोकोलॉजी एकल प्रजाति और सिनेकोलॉजी समुदाय का अध्ययन करती है ना, यही तो है ना। चलिए 33 देखते हैं, पर्याप्त जल एवं सूर्य प्रकाश के बावजूद नाइट्रोजन की कमी से पौधा नहीं बढ़ता, इसे कौन सा सिद्धांत स्पष्ट करता है? तो एक ही सिद्धांत ऐसा है जो करता है, वो है तुम्हारे पास लिमिटिंग फैक्टर, है ना। यही तो होगा ना, पर्याप्त जल एवं सूर्य प्रकाश के बावजूद नाइट्रोजन की कमी से पौधा नहीं बढ़ता, इसे कौन सा सिद्धांत स्पष्ट करता है? सीमित कारक। आप लोग किस किस पे टिक लगा आए हो हैं? इनका तो बिल्कुल सही टिक लगा हुआ। 34 देखते हैं, कौन सा कारक जनसंख्या वृद्धि को सीधे नियंत्रित करता है? कौन सा कारक जनसंख्या वृद्धि को सीधे क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो सीधे नियंत्रित करता है वो कारक हो सकता है नेटिलिटी एंड मोर्टलिटी, जन्म दर या मृत्यु दर इज़ अ राइट ऑप्शन। यही राइट ऑप्शन है इसका। चलिए 35 देख लेते हैं, कौन सा कथन घातीय वृद्धि को स्पष्ट करता है? बिना सीमा के तेजी से वृद्धि, यानी कि रैबिड इंक्रीज विदाउट लिमिट्स। बिना सीमा के तेजी से वृद्धि, ये वाला जो कथन है वो घातीय वृद्धि को स्पष्ट करता है। बिना सीमा के तेजी से वृद्धि, अरे बिना सीमा के, सीमा तो होनी चाहिए यार। लॉजिस्टिक वृद्धि की विशेषता क्या है? हाँ देखो, मैंने क्या बताया था तुम्हें, एक बार मैंने बताया था तुम्हें, अगर तुमने पिछले लेक्चर देख रखे हैं, कि अगर कहीं पर कैरिंग कैपेसिटी आ गई उस पर टिक लगा दो बिना पढ़े कि यार वहन क्षमता इज़ अ राइट ऑप्शन। समझ गए? तो इसका जो राइट ऑप्शन है बी नंबर है। चलिए 37 देखते हैं, खाद्य श्रृंखला में कौन सा कथन स्पष्ट करता है? ऊर्जा प्रवाह का रास्ता, उत्परिवर्तन प्रक्रिया, अनुवांशिक संरचना, जलवायु परिवर्तन। ए पे टिक लगा दो, ऊर्जा प्रवाह का रास्ता यानी कि एनर्जी फ्लोपथ, है ना। 38 देखते हैं, कौन सी खाद्य श्रृंखला मृत पदार्थों से शुरू होती है? वेरी गुड वेरी गुड। कौन सी खाद्य श्रृंखला मृत पदार्थों से शुरू होती है? बी पे आप टिक लगाओ, सड़े गलिए, है ना। चलिए डेट्रिटस। ओके 39, पारिस्थितिक पिरामिड दर्शाते हैं, यानी कि पोषणीय स्तर, उत्परिवर्तन, कोशिका या डीएनए। तो जितने भी पारिस्थितिक पिरामिड होते हैं ना, वो पोषणीय स्तर यानी कि ट्रॉफिक लेवल्स दर्शाते हैं हमेशा। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल को शो करते हैं। 40 देखते हैं, कौन सी प्रक्रिया पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करती है? यानी कि विच प्रोसेस रिसाइकलिंग या रिसाइकिल्स न्यूट्रिएंट्स
श्वसन, जैव भू रासायनिक चक्र या पाचन या उत्परिवर्तन? कौन सी प्रक्रिया पोषक तत्वों का पुनः चक्रण करती है? वो करती है जैव भू रासायनिक चक्र। यही तो करता है ना बायोलॉजी केमिकल, यानी कि बायोजियोकेमिकल साइकिल। चलिए 41 देखते हैं। कौन सा कथन पारिस्थितिक दक्षता को स्पष्ट करता है? कौन सा कथन पारिस्थितिक दक्षता को स्पष्ट करता है? विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स इकोलॉजिकल इफिशियंसी? तो कौन सा कथन पारिस्थितिक दक्षता को स्पष्ट करता है? तो यार इसका राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए भाई? हैं, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? इनने तो घुमा डाला। ये है इसका एनर्जी ट्रांसफ़र इज़ अ राइट ऑप्शन। बी पे आप टिक लगा दो। चलिए 42 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुदाय में प्रजाति विविधता को स्पष्ट करता है? ये भी बी नंबर, प्रजातियों की विविधता और संख्या इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए 43 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा की स्टोन प्रजाति स्पष्ट करता? तो की स्टोन से भी हर साल एक क्वेश्चन पेपर में आती आता है की स्टोन। निम्नलिखित में से कौन सा की स्टोन प्रजाति को स्पष्ट करता है? तो बी पे आप टिक लगा दें, बड़ी पारिस्थितिक भूमिका वाली प्रजाति, है ना। 44 देखो जरा। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक प्रभुत्व को स्पष्ट करता है? निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक प्रभुत्व को स्पष्ट करता है? तो वो करता है तुम्हारे पास अधिक संख्या या प्रभावी वाली जीव प्रजाति, अधिक संख्या या प्रभावी वाली प्रजाति। और किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लग रहा है ना, तो आप एक बार चेक कर लेना, क्योंकि हो सकता है किसी क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई हो, है ना। चेक कर लेना। फिर भी लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन जो है इसमें इसका राइट ऑप्शन ये होना चाहिए, आप चेक कर लेना, है ना, मिस्टेक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है? हानिकारक पदार्थों का प्रवेश, प्राकृतिक संतुलन, जैव विविधता में वृद्धि, प्राकृतिक वृद्धि। ए पे टिक लगा दो, हानिकारक पदार्थों का प्रवेश, यही तो होता है पर्यावरण प्रदूषण। 46 देखते हैं। अम्लीय वर्षा मुख्यतः किससे होती है? जितने भी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं ना, उनके जरिए ये अम्लीय वर्षा होती है। चलिए 47 देखते हैं। वैश्विक उष्मीकरण क्या है, यानी कि व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग? तापमान में कमी, कोई बदलाव नहीं, केवल स्थानीय प्रभाव, ग्रीन हाउस गैसों की वजन से बढ़ना, ग्रीन हाउस गैसों की वजन से बढ़ना। तो 47 का देखो, ये कुछ क्वेश्चन मैंने बताया नहीं ऐसे होते हैं जिनका पढ़ते पढ़ते ऑप्शन आपके माइंड में आ जाता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन, डी टिक लगा दो, ग्रीन हाउस गैसों की वजह से बढ़ना, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। 48 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ओजोन क्षय को स्पष्ट करता है? ऑक्सीजन का बढ़ना, नाइट्रोजन का बढ़ना, CFC का टूटना, ठंडा होना। तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का टूटना इज अ राइट ऑप्शन। 48 का कौन सा टिक लगा दूँ? कौन से पे लगा आयो? सी पे लगा का आयो गया, यानी कि ब्रेक डाउन बाई CFC, है ना। चलिए 49 देखते हैं। औद्योगिक दुर्घटनाओं से कौन सा खतरा जुड़ जाता है? औद्योगिक दुर्घटनाओं से कौन सा खतरा जुड़ जाता है? तो वो जो खतरा है ना, वो आने से पहले ही भांप लिया जाता है। विषैले पदार्थों से संपर्क इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए 50 देखते हैं। इस बार पेपर में बहुत क्वालिटी लाए हैं, क्योंकि इसमें जो है ना क्वेश्चन जैसे भी पूछे, इजी भी हैं, डिफ़िकल्ट भी हैं, लेकिन क्वेश्चन की लेंथ कम रखी है, ये बहुत बेनिफिट हुआ। वरना पेपरों में MSU के क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा रखते हैं ये लोग। कौन सा कथन जैव आवर्धन को स्पष्ट करता है? कौन सा कथन जैव आवर्धन को स्पष्ट करता है? बी पे आप टिक लगा दो, खाद्य श्रृंखला में विषैले पदार्थों का बढ़ना, ये हमेशा जैव आवर्धन को स्पष्ट करता है, वही तो होता ना जैव आवर्धन। 51 देखते हैं। जलवायु परिवर्तन पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन में बी और सी दोनों मिल गया, तो अधिकांश बच्चे जो हैं यही राइट ऑप्शन लगा कर आएंगे, है ना, पक्का। तो यही राइट ऑप्शन है, बी और सी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 52। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ये स्पष्ट करता है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि प्रजातियों के वितरण को कैसे प्रभावित करती है? बी पे आप टिक लगा दो, प्रजातियां ठंडे क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित होती हैं हमेशा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर वृद्धि के बीच संबंध को स्पष्ट करता है? समुद्र तल का कम होना। कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर वृद्धि के बीच संबंध को स्पष्ट करता है? कोई संबंध नहीं, केवल वर्षा, ग्लेशियर की बर्फ पिघलने से समुद्र तल का बढ़ना। डी पे आप टिक लगा दो। और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा रखा था, बहुत क्वेश्चन पड़े हुए आए हैं आप लोगों के,
54 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कार्बन फुटप्रिंट को स्पष्ट करता है। फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट को स्पष्ट करता है। बी पे आप टिक लगा दो, एक व्यक्ति द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा। चलिए 55 क्वेश्चन पढ़ो। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए माइटिग्रेशन स्ट्रेटजी फॉर क्लाइमेट चेंज, यानी कि निम्न में कौन जलवायु परिवर्तन को कम करने को रणनीति है। निम्न में कौन जलवायु परिवर्तन को कम करने की रणनीति है। तो यार इसका राइट ऑप्शन 55 का बी पे आप टिक लगा दो, ऊर्जा का नवीनीकरण। ठीक है, ऊर्जा का नवीनीकरण इज अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 56। कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन को स्पष्ट करता है। क्या यार जलवायु परिवर्तन के पीछे पड़ गए 8-10 क्वेश्चन जलवायु परिवर्तन की छाप दिए। यार टीचर अपने अपने दिमाग की बात होती है यार। डी पे आप टिक लगा दो, हानि की कमी को संतुलित करने की प्रक्रिया। चलिए 57 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन चरम मौसम घटनाओं का इसको स्पष्ट करता है। अल्लाह कहाँ से क्वेश्चन पूछा है यार ये। निम्नलिखित में से कौन चरम मौसम घटनाओं को स्पष्ट करता है, और वो करता है बढ़ते तूफान, बाढ़ और सूखा। अगर राइट ऑप्शन है नहीं है बढ़ता तूफान। निम्नलिखित में कौन मानव स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को स्पष्ट करता है। जलवायु परिवर्तन का कोई भी क्वेश्चन मुझे लगा छोड़ा ही नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन जलवायु परिवर्तन के लग दिए बेटे, लोग करे अभी से। निम्नलिखित में से कौन मानव स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को स्पष्ट करता है। ए पे टिक लगाओ, बढ़ती बीमारियां एवं बढ़ती गर्मी की समस्या। अब भैया बढ़ती गर्मी आ तो रही है मौसम में। 59 देखो, सहज व्यवहार का अर्थ है, सहज व्यवहार का अर्थ है लर्नड इज़ अ राइट ऑप्शन। 59 का ए नंबर होना चाहिए, नहीं 59 का जन्म से है यार, इसमें सहज व्यवहार का अर्थ है जन्म से, नोट सीखा हुआ। ठीक है, चलिए बी पे टिक लगा दो, 59 का बी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए 60 देख लेते हैं, कौन सा कथन कंडीशनिंग को स्पष्ट करता है। आनुवांशिक बदलाव, उत्परिवर्तन, अलगाव या क्रिया एवं प्रतिक्रिया का गठजोड़ इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, सर्केडियन रिदम का अर्थ है। अब इन्होंने लगाया दैनिक चक्र, सर्केडियन रिदम का अर्थ है, और दैनिक चक्र होता है 24 आवर लगते हैं ना इसमें, तो ये दैनिक चक्र होता है, डेली साइकिल है ना। 62 देखते हैं, जैविक घड़ी को कौन नियंत्रित करता है। जैविक घड़ी को कौन नियंत्रित करता है, वो करता है भीतरी क्रिया। ठीक है, जो ये इंटरनल मैकेनिज्म होती है ना, ये जो होती है वो जैविक घड़ी को कंट्रोल करती है। 63 देखो जरा एक बार, निम्न में कौन प्रवास व्यवहार को स्पष्ट करता है। जरा चारों ऑप्शन में से राइट ऑप्शन दिमाग में लाओ, कौन सा सोचा है। अब देखो आपका क्वेश्चन पेपर है ना, उसमें क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं। जैसे इसका ये 7वां क्वेश्चन है तो हो सकता है आपका 15वां क्वेश्चन है, इसका ये 63वां क्वेश्चन है, हो सकता है आपका 15वां क्वेश्चन हो, 10वां क्वेश्चन हो, 12वां क्वेश्चन हो, कुछ भी हो सकता है नहीं है। तो अपने क्वेश्चन को मिला लेना, अपना क्वेश्चन पेपर लेके बैठ जाओ और क्वेश्चन को मिला लेना कि यार हाँ कौन सा क्वेश्चन है ये वाला। निम्न में कौन प्रवास व्यवहार को स्पष्ट करता है। डी पे आप टिक लगा दो, मौसमीय आवागमन इज अ राइट ऑप्शन। चलिए 64 देखते हैं, वन्यजीव संरक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि। वन्यजीव संरक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि इतना प्यार तुमसे करते हैं हम, पर्यावरणीय संतुलन बनाता है। ठीक है, चलिए 65 देखो, वन्यजीव ह्रास का क्या कारण क्या है। वन्यजीव ह्रास का कारण क्या है, यह है क्वेश्चन। वन्यजीव ह्रास का कारण क्या है। बी पे आप टिक लगा दो, आवास का नुकसान इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, 66 देखो, निम्न में कौन संरक्षण नैतिकता को स्पष्ट करता है। बी पे आप टिक लगाओ, जिम्मेदारी से उपयोग। चलिए 67 देखते हैं, निम्न में से कौन ex-situ संरक्षण को स्पष्ट करता है। ex-situ प्राकृतिक आवास से बाहर, यही तो होता है ना ex-situ, in-situ, ये एग्जाम पेपर में आते आते हैं, और मैंने बताया भी था कि इन्हें तो छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, और फंसी गई है। 68 देखते हैं, राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए जाते हैं शिकार को बढ़ावा देने के लिए, कभी नहीं। जैव विविधता को बचाने के लिए, बहुत बढ़िया। बी पे आप टिक लगा दो एज अ राइट ऑप्शन। वन्यजीव अभयारण्य अनुमति देता है, सीमित मानव क्रियाओं को यह अनुमति दे सकता है, वरना किसी को यह अनुमति नहीं देता है ना। तो यहाँ पे डी पे टिक लगा दो, सीमित मानव क्रियाओं को। 70 देख लेते हैं, आंतरिक जैविक घड़ी मुख्य रूप से मस्तिष्क की किस संरचना द्वारा नियंत्रित होती है। वो होती है
सुप्राचेस्मेटिक न्यूक्लियस द्वारा, ठीक है, सुप्राचेस्मेटिक न्यूक्लियस द्वारा। 71 देखो, आधुनिक नीति शास्त्र के संस्थापकों में से एक किसे माना जाता है? आधुनिक नीति शास्त्र के संस्थापकों में से एक किसे माना जाता है? उनका नाम है कोनराड लोरेंज, ठीक है, कोनराड लोरेंज, यानी कोनराड लोरेंज इज ए राइट ऑप्शन, ठीक है। 72 पढ़ो जरा। कौन सी अवधारणा उस व्यवहार को संदर्भित करती है जो जन्मजात है और एक विशिष्ट उत्तेजना से उत्पन्न होता है? क्या बात है यार, क्वेश्चन इतने खतरनाक। कौन सी अवधारणा उस व्यवहार को संदर्भित करती है जो जन्मजात है, जो जन्मजात है और एक विशिष्ट उत्तेजना से उत्पन्न होता है? अच्छा, तो 72 का जो राइट ऑप्शन है 72 सी पे आप टिक लगा दो, निश्चित क्रिया पैटर्न। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 73। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार छाप लगाने से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार छाप लगाने से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? तो 73 का बी पे आप टिक लगा दो, बत्तखें अपनी माँ का पीछा कर रही हैं। अरे वाह, क्या बात है यार। 74 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संवहन विश्व स्तर पर लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है? IUCN इज अ राइट ऑप्शन। मिल गया नहीं मिल गया? IUCN ये हैगा। ये वाला जो होता है ना, कहीं किसी ऑप्शन में दिखाई दे, टिक लगा दो विझिझक, ठीक है, बी पे आप टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 75, लास्ट क्वेश्चन है। लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम ESA किस देश में अधिनियत किया गया था? लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम ESA किस देश में अधिनियमित किया गया था? बी पे आप टिक लगा दो, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स। चलिए, तो 75 क्वेश्चन आज हमने इस लेक्चर में कवर किए हैं, ठीक है, आंसर की बता दिए। तो अपना जो है पेपर लेके बैठो और सारे के सारे क्वेश्चन देख लो, कौन से क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा है। और जिन बच्चों का पेपर नहीं हुआ है, इस क्वेश्चन पेपर को बड़े प्यार के साथ में समझो, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर से आपके एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलेंगे, पक्का बिल्कुल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।